नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एंडी वेयर के जबरदस्त सच में कमाल के उपन्यास प्रोजेक्ट हेल मेरी की दुनिया में। नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई में दिमाग घुमा देने वाली है। सोचिए आप एक अंतरिक्ष यान में अकेले जागें, आपकी याददाश्त पूरी तरह गायब हो और सारी इंसानियत का भविष्य आपके कंधों पर टिका हो। कमाल की शुरुआत है कहानी की, एकदम हुक कर लेती शुरू से। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब से जुड़े कुछ नोट्स हैं जो इसकी कहानी, इसके किरदार और इसके पीछे के जो बड़े आइडियाज हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि साइंस फिक्शन एडवेंचर के दिल तक पहुंचा जाए और समझा जाए कि ये कहानी इतनी खास क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है रायलन ग्रेस के साथ। जैसा मैंने कहा, वो एक स्पेसशिप में जागते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं होता, ना अपना नाम, ना अपना मिशन, कुछ भी नहीं। एकदम कोरी स्लेट। और फिर धीरे धीरे फ्लैशबैक की तरह यादें वापस आने लगती हैं। हाँ, और पता चलता है कि मामला बहुत गंभीर है। पृथ्वी एक भयानक खतरे का सामना कर रही है। एक चीज है एस्ट्रोफेज। एस्ट्रोफेज? हाँ, ये एक सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोपिक। और ये सूरज की रोशनी पी रहा है? मतलब सूरज की ऊर्जा चूस रहा है। हाँ। जिससे हमारा सूरज धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। हाँ। और अगर सूरज ठंडा हो गया तो पृथ्वी पर जीवन खत्म। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। और ये एस्ट्रोफेज कोई मामूली चीज नहीं है। ये आइंस्टाइन के मशहूर E=mc² समीकरण का इस्तेमाल करके ऊर्जा को सोखता है और फिर उसी ऊर्जा से तारों के बीच यात्रा करता है। E=mc²? सच में, प्रॉपर हार्ड साइंस फिक्शन। बिल्कुल। ये सिर्फ कल्पना नहीं, विज्ञान पर आधारित है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि पास का एक तारा है टाउ सिटी, वो रहस्यमयी तरीके से एस्ट्रोफेज से बचा हुआ है, उसे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो यही सुराग था? हाँ, यही उम्मीद की किरण थी। इसी गुत्थी को सुलझाने और धरती को बचाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए रायलन ग्रेस को हेल मेरी मिशन पर टाउ सिटी भेजा गया है। अकेले? असल में वो अकेले नहीं जाने वाले थे, उनका एक क्रू था। लेकिन मिशन की शुरुआत में ही कुछ अप्रत्याशित जटिलताओं के कारण वो मारे गए। तो ग्रेस अब बिल्कुल अकेले हैं। ओह, ये तो और भी मुश्किल हो गया। अकेले एक अनजान तारे के सिस्टम में इतना बड़ा बोझ लेकर। हाँ, आप सोच सकते हैं उनकी हालत। लेकिन कहानी में एक और शायद सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ग्रेस का सामना होता है रॉकी से। रॉकी? हाँ, ये किरदार तो कमाल है ना? रॉकी एरिड नाम के ग्रह का रहने वाला है। वो एक बेहद बुद्धिमान, मकड़ी जैसा दिखने वाला एलियन इंजीनियर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसका ग्रह एरिड, वो भी एस्ट्रोफेज के कारण ठीक वैसे ही खतरे में है जैसे पृथ्वी। बिल्कुल, दोनों का दुश्मन एक ही है। यहीं पर कहानी का असली जादू शुरू होता है मेरे ख्याल से। सही कहा। उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। शारीरिक बनावट तो अलग है ही, भाषा भी। रॉकी वो संगीत की धुनों और सुरों से बात करता है। सोचिए जरा। संगीत से? हाँ। कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो समझ पाए एक दूसरे को? यही तो खूबसूरती है। साझा खतरा, जिंदा रहने की इच्छा और सबसे बढ़कर एक दूसरे की वैज्ञानिक जिज्ञासा और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जुनून उन्हें करीब लाता है। वो धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा सीखते हैं। ग्रेस रॉकी के संगीत को समझने लगते हैं और रॉकी इंसानी भाषा को। तो ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो बिल्कुल अलग प्रजातियों के बीच पनपती दोस्ती, भरोसे और टीम वर्क की कहानी है। ये कहानी का भावनात्मक कोर है। हाँ, ग्रेस जो पहले एक जीव विज्ञानी थे, फिर स्कूल में साइंस पढ़ाते थे। वो इस मिशन के लिए चुने गए थे क्योंकि उनकी कुछ पुरानी रिसर्च एस्ट्रोफेज को समझने में काम आ सकती थी। हाँ, वो कोई स्पेस हीरो नहीं थे शुरू में, बल्कि काफी अनिच्छा से इस मिशन पर आए थे। लेकिन हालात उन्हें हीरो बना देते हैं। और रॉकी के साथ उनकी जो साझेदारी बनती है वो कमाल की है। एक तरफ ग्रेस का आप कह सकती हैं इंसानी जुगाड़ और जीव विज्ञान का ज्ञान, और दूसरी तरफ रॉकी की शानदार इंजीनियरिंग स्किल्स और एकदम लॉजिकल सोच। वो दोनों मिलकर उन समस्याओं को हल करते हैं जो अकेले शायद कभी नहीं कर पाते। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग ताकतें, अलग-अलग सोचने के तरीके मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। उनका साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे की कमियों को पूरा करना, ये दिखाता है कि सहयोग कितना जरूरी है। ये सिर्फ वैज्ञानिक सहयोग नहीं, ये भावनात्मक भी है। वो दोस्त बन जाते हैं। सही कहा। ये विज्ञान कथा के दिल में एक बहुत ही मानवीय, या कहें मानवीय और एलियन कहानी है। हाँ, जो दिखाती है कि समझ और सहयोग भाषा और जीव विज्ञान की दीवारों को भी तोड़ सकते हैं। अच्छा। पृथ्वी पर भी तो एक अहम किरदार है, ईवा स्ट्रैट। उनके बारे में बताइए। हाँ, ईवा स्ट्रैट, वो पृथ्वी पर इस पूरे एस्ट्रोफेज संकट से निपटने वाली टीम की इंचार्ज हैं। वो एक बेहद
कठोर और यथार्थवादी लीडर हैं। मतलब वो बड़े लक्ष्य को देखती हैं, मानवता को बचाना, और उसके लिए उन्हें कई मुश्किल, नैतिक रूप से बहुत जटिल फैसले लेने पड़ते हैं। वो उस भारी जिम्मेदारी का प्रतीक हैं जो ऐसे संकट के समय लीडरशिप पर आ जाती है। वो ग्रेस को मिशन पर भेजने का कठिन फैसला लेती हैं, ये जानते हुए भी कि ये कितना खतरनाक है। समझ गई। तो ये सिर्फ स्पेस एडवेंचर नहीं है, इसमें नैतिकता और नेतृत्व के सवाल भी हैं। बिल्कुल, और यही उपन्यास के मुख्य विषय भी उभरकर सामने आते हैं, जैसे बलिदान। ग्रेस और रॉकी दोनों को त्याग करना पड़ता है। हाँ, और टीम वर्क जो हमने अभी बात की। अस्तित्व की लड़ाई तो है ही, और ज्ञान की निरंतर खोज। वो लगातार सीखते हैं, प्रयोग करते हैं, एस्ट्रोफेज को समझने की कोशिश करते हैं, और अंत में वो हल ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, वो मिलकर हल ढूंढते हैं। टाउमीबा ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एस्ट्रोफेज को खाता है, प्रकृति का ही एक समाधान। ये उनकी साझा मेहनत और बुद्धि का नतीजा है। सही कहा, लेकिन शायद कहानी का सबसे भावुक और यादगार पल इसके बाद आता है। कौन सा? जब ग्रेस के पास मौका होता है कि वो टाउमीबा का सैंपल लेकर पृथ्वी वापस लौट जाएं। उन्होंने समाधान ढूंढ लिया है, उसे बीकन के जरिए पृथ्वी भेज भी दिया है। हाँ, तो वो वापस आ सकते थे, हीरो बनकर आ सकते थे, लेकिन वो देखते हैं कि रॉकी का स्पेसशिप डैमेज हो गया है और वो शायद अपने घर एरिड वापस नहीं जा पाएगा, और एरिड को भी टाउमीबा की सख्त जरूरत है। तो ग्रेस फैसला करते हैं पीछे रुकने का। वो पृथ्वी लौटने के बजाय रॉकी के ग्रह एरिड को बचाने में उसकी मदद करने के लिए रुक जाते हैं। वो रॉकी को टाउमीबा देते हैं और उसकी वापसी का इंतजाम करते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा बलिदान है, अपना घर, अपनी दुनिया छोड़ देना। हाँ, ये फैसला ग्रेस के चरित्र के बदलाव को दिखाता है, कैसे वो एक अनिच्छुक यात्री से एक सच्चे दोस्त और रक्षक बन जाता है। ये दोस्ती और जीवन को निजी स्वार्थ से कहीं ऊपर रखने का एक शक्तिशाली उदाहरण है। वाकई ये बहुत इमोशनल है। अंत में प्रोजेक्ट हेल मेरी विज्ञान की जीत का जश्न है, इंसानी और एलियन दोनों के जज्बे का जश्न है, और दोस्ती की अद्भुत ताकत का जश्न है। ये इस विचार को मजबूत करती है कि सहानुभूति, तर्क और सहयोग मिलकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। बिल्कुल, चाहे प्रजातियों के बीच कितनी भी बड़ी खाई क्यों ना हो, ये विज्ञान और जिज्ञासा की शक्ति को भी रेखांकित करती है। तो कुल मिलाके प्रोजेक्ट हेल मेरी सिर्फ एक स्पेस ओडिसी या अंतरिक्ष यात्रा की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, ये साथ मिलकर काम करने की परिवर्तनकारी शक्ति और त्याग की गहराई पर एक प्रतिबंध है। ये दिमाग को तो चुनौती देती ही है, साथ ही दिल को भी छू जाती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि क्या अलग-अलग प्रजातियों के बीच समझ और दोस्ती की वाकई कोई सीमा हो सकती है? क्या हम किसी ऐसे से दोस्ती कर सकते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग हो? और जब ब्रह्मांड इतना विशाल और विविध हो, तो घर का असली मतलब क्या होता है? क्या वो सिर्फ एक ग्रह है, या वो लोग हैं जिनकी हम परवाह करते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस किताब ने विज्ञान के साथ-साथ दोस्ती और घर की परिभाषा पर भी सोचने को मजबूर कर दिया। हाँ, इसीलिए ये इतनी खास किताब है। विज्ञान और भावना का बेहतरीन संतुलन।